नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। इससे पहले हमने 2 लेसन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहला लेसन था सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था और दूसरा है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इन दोनों लेसनों को मैंने कम्प्लीटली समाप्त कर लिया है और आप जो है अभी तक इसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो हैं, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज हम बताएंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो होगा क्या, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का यह सेशन, और जो होगा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल का अर्थ होता है, केमिकल का मीनिंग होता है केमिस्ट्री का क्या, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। व केमिकल एनर्जी को कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। यानी कि जिस रसायन विज्ञान में हम विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। इतनी बातें जो है आप समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है, कैसे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि क्या है इसमें, तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। या रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और इसी के परस्पर संबंधों का अध्ययन कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं,
यानी कि वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपने सीख लिया कि वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब इस वैद्युत रसायन में क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, तो वैद्युत ऊर्जा में। यह जो है एक सेल के माध्यम से कंप्लीट होता है, उस सेल को कहा जाता है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, यह जो है एक सेल के माध्यम से कंप्लीट होता है जिसे कहा जाता है वैद्युत रासायनिक सेल। इसी को नाम दिया जाता है गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल। और इसी को एक और नाम दिया जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल। और इस सेल का एग्जाम्पल है क्या, तो डेनियल सेल। डेनियल सेल, इस सेल का उदाहरण है डेनियल सेल। अब बात करते हैं दूसरा क्या होगा यहाँ पे, तो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होगा। वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होगा, ये रासायनिक ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होगा रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये पढ़ा जाएगा। इसमें किसमें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यानी कि वैद्युत रसायन में। और यह भी एक सेल के माध्यम से होगा, उसको कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा जिस सेल के माध्यम से, उसे कहेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, या उसे ही कहेंगे गैल्वेनी सेल, या उसी को कहा जाएगा वोल्टीय सेल या वोल्टिक सेल। और इसका एग्जाम्पल होगा डेनियल सेल। दूसरा इसमें क्या क्रिया होगा, तो होगा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। और यह परिवर्तन जिसके माध्यम से होगा वह एक सेल है जिसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए हैं। अब जो है हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। जो जिस सेल के माध्यम से होगा उसे कहा जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल, या उसे ही कहा जाएगा वोल्टीय सेल। इसका एग्जाम्पल होगा डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल, यानी कि हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़ लें तो हम ये पढ़ लेंगे। डेनियल सेल के बारे में यदि हम लोग पढ़ लें तो हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में जान जाएंगे, गैल्वेनी सेल के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद से हम लोग बाद में देखेंगे वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और जो है इस सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। तो अब हमारा अगला हेडिंग होगा डेनियल सेल। तो ये सारा पार्ट जो है हम मिटाएंगे और पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। यहां पे हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किस सेल में, तो है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक कंसेप्ट पर कार्य करता है। वह कंसेप्ट है
लोन कॉन्सेप्ट, लोन कॉन्सेप्ट क्या है? तो लोन कॉन्सेप्ट। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एन का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव, और ई का मतलब होता है एनोड, एनोड। क्या? तो लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लेफ्ट में क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और ये किस साइड में होगा सेल के? तो लेफ्ट साइड में होगा, और उस पर चार्ज कौन सा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और वह लेफ्ट साइड क्या कहा जाएगा? तो एनोड कहा जाएगा। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। अब थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है उपचयन, उपचयन, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो वह प्रोसेस, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की अलग होते हैं, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो मुक्त होते हैं। वही क्रिया जो है ऑक्सीडेशन की होती है, यानी कि उपचयन की होती है, यानी कि ऑक्सीकरण की होती है। दूसरा प्रोसेस, एक और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में क्या होगा? तो राइट साइड में होगा रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन, इसी को कहा जाता है अपचयन। तो वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होते हैं, वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अलग होते हैं, ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। ये जो है आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11 का टॉपिक है, और आप जो है पिछले क्लास में भी इसे पढ़े होंगे। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या उपचयन कहलाता है, या उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना, ये जो प्रोसेस होगा वो रिडक्शन का होगा, यानी कि अपचयन का होगा। तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होगा, कहाँ पे? तो लेफ्ट साइड में। ऑक्सीडेशन जो होगा लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और वह इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? तो एनोड होगा। क्या होगा? तो एनोड होगा। ठीक, इतनी बातें जो है आप समझ लिए। अब यहाँ पे चलते हैं। डेनियल सेल में जिसका लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह जो है कहाँ पे होता है? एनोड पे, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा एनोड। और जिसका एनोड होता है जिस पदार्थ का, वो है जिंक। कौन सा है? तो जिंक है। तो एनोड पे क्या होता है? जिंक का ऑक्सीकरण। तो ठीक इसके राइट साइड में क्या होगा? कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? तो होगा कैथोड, कैथोड। और कैथोड के लिए जिस पदार्थ का यूज किया जाता है इस डेनियल सेल में, उसका नाम है कॉपर। किसका? तो कॉपर। यानी कि लेफ्ट साइड में एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है, और राइट साइड में कॉपर का अपचयन होता है। क्या होता है? तो अपचयन होता है। अब एनोड के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रोड जो है जिस पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है उसी की छड़ होती है। यानी कि यहाँ पे होगी जिंक की छड़। किसकी छड़? तो जिंक की छड़।
और जिसका इलेक्ट्रोड लिया जाता है उसकी छड़ को उसी के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो लवणीय विलयन होगा वह होगा क्या, तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, ये होगा जिंक सल्फेट। ये क्या है, तो जिंक है, Zn है, और लेफ्ट साइड में जिंक होता है और ये कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। ये चार्ज में कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। तो ठीक इसके राइट साइड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस इधर होता है और जो है निगेटिव होता है। अब इधर जो है कैथोड हम लोग लेते हैं कॉपर, और जिसका हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं उसकी छड़ लगा लेते हैं, उसके क्या लगा लेते हैं, तो छड़ लगा लेते हैं, और उसी के लवणीय विलयन में उसको डुबो दिया जाता है। उसके लवणीय विलयन में उसे क्या किया जाता है, तो डुबो दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया कॉपर, और कॉपर का लवणीय विलयन होगा कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। दोनों को जो है वायर की सहायता से बीच में गैल्वेनोमीटर लगा करके, G यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा करके दोनों को वायर से जोड़ लेते हैं। दोनों को जो है वायर से क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अभी भी प्रोसेस ये शुरू नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे अभिक्रिया रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। इसके लिए क्या करते हैं कि साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ये जो है क्या है, साल्ट ब्रिज। इसका पहला कार्य होता है दोनों के परिपथों को जोड़ना। इसमें एक प्रकार का लवण भरा होता है जो है KCl, जो क्या है, तो KCl है। ये क्या है, तो साल्ट ब्रिज है यानी कि लवण सेतु है। उसके बाद से यहाँ पे इसके दोनों साइड में जो है कॉटन लगा होता है। क्या चीज़, तो कॉटन, और इसमें भरा होता है एक प्रकार का जेल जिसे कहा जाता है अगार जेल। इसे कहा जाता है क्या चीज़, तो अगार जेल। और ये जो लवण सेतु है दोनों परिपथों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही लवण सेतु जो है इसमें लगाया जाता है, इस जो जिंक है यह जो है विलयन में आने लगता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और विलयन में आने लगता है। किस फॉर्म में, तो Zn पे 2+ आयन के रूप में ये आने लगता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके। क्या करके, तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके यह जो है विलयन में आने लगता है। किस रूप में, तो Zn पे 2 धनायन के रूप में, Zn पे 2 धनायन के रूप में। जब ये विलयन में आएगा तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक आ रहा है विलयन में, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तब जो है एनोड पर क्रिया होगी। जो जिंक था वो सॉलिड स्टेट में था, किसमें, सॉलिड स्टेट में, और ये आ रहा है Zn पे 2+ आयन यानी कि एक्वस स्टेट में, यानी कि विलयन फॉर्म में, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को यह निष्कासित कर रहा है। ये क्रिया किस पे हो रही है, तो एनोड पे हो रही है, और इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना कहलाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण है। यानी कि यह प्रक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण की है, यानी कि ऑक्सीडेशन की है। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है। यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। तो ये जो है इसमें क्या होता है, CuSO4 धनायन के रूप में कॉपर होता है इसमें, और SO4 जो है ऋणायन के रूप में इस विलयन में है। यानी कि यहाँ पे जो है Cu 2 धनायन के रूप में उपस्थित है।
दो धनायन के रूप में उपस्थित है, यानी कि बिलियन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। अब ये जो धनायन है ये आगे की ओर बढ़ता है, क्या करने के लिए? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? तो ग्रहण करने के लिए ये जो है बिलियन में Cu पे दो धनायन जो है आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, यानी कि यह जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यह जो है सॉलिड स्टेट में आएगा, यानी कि ये जो है जाकर के इस कैथोड पर एकत्रित होगा, जमा होगा कॉपर के रूप में। ये जो कॉपर आयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लेगा और यहाँ पे जाकर के एकत्रित होगा, जमा होगा। इस इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी उसके विपरीत दिशा में फ्लो करती है। इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आकर के इससे मिलेगा, जो विद्युत है वह इसके विपरीत दिशा में जाएगी, यानी कि I जो है विभवांतर जो है उसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो क्या हुआ? यहाँ पे रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये जो है रिडक्शन का यानी कि अपचयन का है। ये कहाँ पे हो रहा है? तो कैथोड पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो कैथोड पे हो रहा है। तो दो प्रोसेस हुआ, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें पास होती है किधर से किधर की ओर? तो कैथोड से एनोड की ओर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है। ये क्या है? तो ये जो है कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये होता है पॉजिटिव। स्वाभाविक सी बात है कि ये निगेटिव होगा तो ये जो है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बातें उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छे से समझ लिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस डैनियल सेल पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ पे? तो कैथोड की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह क्रिया अपचयन की होती है, यानी कि कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। और यहाँ पे दोनों जो परिपथ है, दोनों भाग है, दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है लवण सेतु। और लवण सेतु जो है दोनों परिपथों को जोड़ने का कार्य करता है। पहला कार्य इसका ये है, दूसरा कार्य अभी बताएंगे कि इसका दूसरा कार्य क्या होता है। दूसरा कार्य इसका जानने से पहले अब हम जानेंगे सेल निरूपण के बारे में। तो ये पोर्शन हम मिटाएंगे, इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, यही लेफ्ट साइड में, और इसी में हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। और जिधर ऑक्सीडेशन होता है वह होता है निगेटिव चार्ज में। किसमें? निगेटिव चार्ज में, और उसी को बोला जाता है एनोड, उसे ही कहा जाता है एनोड। ये वाला हिस्सा हम मिटाते हैं, उसके बाद से हम आगे जानेंगे सेल निरूपण के बारे में। देख लेते हैं सेल निरूपण। कैसे सेल का निरूपण होगा? तो बार बार तो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया, और इसको बार बार न बनाना पड़े इसके लिए हम करते हैं सेल निरूपण। क्या करेंगे? तो सेल निरूपण। तो सबसे पहले इस तरह से डबल डॉट द्वारा जो है इसे हम अलग कर लेंगे दो भागों में। इधर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड वाला होगा और इधर वाला हिस्सा राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड में होता है एनोड। क्या होता है? एनोड होता है। किसका? तो जिंक का। और राइट साइड में होता है कैथोड, और ये कैथोड किसका बना होता है? तो कॉपर का। इतनी बातें जो है जान लिया गया है। ठीक, अब हम जानेंगे एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे ये हो रहा है कि जिंक सॉलिड स्टेट में है और परिवर्तित हो रहा है किसमें? सॉल्यूशन में, यानी कि विलयन में। यानी कि ये जो है जिंक सॉलिड स्टेट में है
और ये परिवर्तित हो रहा है एक्वस फॉर्म में, यानी कि 2+ आयन में। उसके बाद से राइट साइड में क्या हो रहा है, तो कॉपर एक्वस फॉर्म में है और जा रहा है सॉलिड स्टेट में, यानी कि Cu पे पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में है और ये जा रहा है Cu सॉलिड स्टेट में। किसमें, तो सॉलिड स्टेट में। ये है क्या, तो सेल निरूपण। इसके द्वारा जो है हम किसी भी सेल का निरूपण करते हैं। लेफ्ट साइड में जो है होता है उसको लिख लेते हैं और राइट साइड में जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से होता है सेल निरूपण। अब हम आगे बात बढ़ाएंगे, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम बिगाड़ेंगे, तो इसे जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद से फिर हम इसी स्ट्रक्चर को समझाते हैं कि आगे क्या होगा। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ से कॉपर आयन है। ये नहीं है कि कॉपर जो है असीमित मात्रा में है, एक लिमिट में है। ये मान लेते हैं कि इस कॉपर आयन का 50 भाग है और यहाँ पे SO4 का 50 है, 50-50 है। ठीक, तो ये जो कॉपर है यहाँ पे जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो है ये जमा होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो जमा होगा। जमा होगा तो इसकी कमी होगी, SO4 की मात्रा में वृद्धि होगी, SO4 आयन की मात्रा में वृद्धि, और Cu पर प्लस आयन की मात्रा में होगी कमी। अब जो SO4 होगा, जब ज़्यादा Cu पॉजिटिव आयन इस पे जा कर के जमा होने लगेगा तो ये जो SO4 है अब इन्हें आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि इसके पास लिमिट मात्रा है और विलयन को उदासीन भी बनाए रखना है। तो इसलिए जो है Cu पे 2+ आयन आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। सेम यही कंडीशन इधर होता है। ये जो है पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है तो पॉजिटिव आयन के रूप में भेजेगा यहाँ पे Zn पे 2+ आयन, और इसके पास क्या है, तो SO4 पे 2 ऋण आयन। यह जो है एक लिमिट में है, अधिक संख्या में तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये धनायन आएगा तो क्या ये इसे उदासीन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है क्या होगा कि यहाँ से जो Zn पे 2+ आयन है विलयन में आना रुक जाएगा, रुक सकता है आना, जिस कारण से ये जो पूरा परिपथ है वो अपना कार्य करना बंद कर देगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे लवण सेतु कार्य करता है। क्या कार्य करेगा, तो लवण सेतु में एक लवण होता है जो है KCl, इस पर होता है K पे पॉजिटिव आयन और Cl पर निगेटिव आयन। इसमें जो है Zn भी प्लस आयन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसको उदासीन करने के लिए निगेटिव आयन चाहिए। तो लवण सेतु क्या करता है कि इसमें का अपना निगेटिव आयन दे देता है, क्लोरीन वाला आ जाता है इधर एनोड की ओर। जब क्लोरीन आ जाएगा इधर तो यह जो है जिंक के साथ मिल करके जिंक क्लोराइड बना लेता है। क्या, तो ZnCl2 बना लेता है, जिस कारण से यह विलयन उदासीन रहता है, यह कार्य होता रहता है। इधर जो है ये SO4 की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसको जो है उदासीन करने के लिए, SO4 निगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो है K पॉजिटिव आयन इस विलयन में आ जाता है और CuSO4 के साथ मिल करके बनाता है K2SO4, जिस कारण से यह भी विलयन उदासीन हो गया और यह भी विलयन उदासीन हो गया, और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। चलने के कारण क्या होगा कि इसके जो आयतन है, द्रव्यमान है, उसमें होती है कमी, क्योंकि ये जो है इसमें से टूट करके आ रहा है विलयन में, और इसके आयतन में होने लगती है वृद्धि। और इसी को मापता कौन है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है गैल्वेनोमीटर। इसे मापता कौन है, तो गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे लवण सेतु का एक और काम हम लोगों को पता चला, क्या, कि यह जो है विलयन में उदासीनता बनाए रखता है। पहला कार्य था क्या, तो दोनों परिपथों को जोड़ने का कार्य करता है, और दूसरा कार्य होता है क्या, तो ये जो है विलयन में उदासीनता
बनाए रखता है। उम्मीद है कि इतनी बातें जो है आप लोग खूब अच्छे से समझ लिए होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को और बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप लोग बातें समझिए क्या किया जा रहा है। देखिए, एक इधर आधी अभिक्रिया हो रही है, ये वाली एनोड पे आधी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, इतनी अभिक्रिया है ना, इसको जो है अर्ध अभिक्रिया कहेंगे। एक साइड में एक क्रिया हो रही है एनोड पे ऑक्सीकरण की, इसको कहा जाता है अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया यहाँ पे बनाते हैं अर्ध अभिक्रिया, और यह एक सेल में हो रही है, सेल के एक हिस्से में, इसलिए इसको बोला जाएगा अर्ध सेल अभिक्रिया। और अर्ध सेल अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है, यानी कि इसको कहेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया, यही सेम टू सेम इधर भी है आधा पोर्शन, यही आधा भाग इधर भी है, ये भी एक प्रकार की क्या है, अर्ध अभिक्रिया है। अर्ध अभिक्रिया, ये भी एक प्रकार का सेल है, ये भी एक प्रकार का सेल है, इसे कहेंगे अर्ध सेल। क्या कहेंगे, इधर वाला हिस्सा आधा सेल हुआ, इधर वाला हिस्सा आधा सेल हुआ, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगा, पूरा सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। तो इसमें एक हिस्सा है एनोड, और एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये कौन सी क्रिया है, तो Zn सॉलिड स्टेट में, और यह परिवर्तित हो रहा है Zn एक्वस फॉर्म में, यानी कि 2 धनायन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का यह कर रहा है निष्कासन। दूसरा जो है ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, कैथोड वाला, और इस पर हो रहा है अपचयन। कौन सी क्रिया, अपचयन यानी कि रिडक्शन। और ये रिडक्शन क्रिया किसकी हो रही है, तो यहाँ पे कापर जो है एक्वस फॉर्म में है, यानी कि आयन के रूप में है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यह सॉलिड स्टेट में जा रहा है। अब इसके लिए पूर्ण अभिक्रिया, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों साइड में जो होता है उसको कैंसिल करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, जो इस साइड में है उसको लिख लेते हैं, जो उस साइड में है उसको लिख लेते हैं। तो तीर के इस साइड में क्या है, तो Zns है, और Cu एक्वस फॉर्म में 2 पॉजिटिव चार्ज के रूप में। तीर के इधर वाले क्या है, तो Zn एक्वस फॉर्म में है 2 प्लस आयन, और प्लस Cus फॉर्म में है। यही होता है पूर्ण सेल अभिक्रिया, इसे ही कहा जाता है पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी बातें समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो ये वाला हिस्सा जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से ये वाला पूरा हिस्सा हम मिटाएंगे, और उसके बाद से आगे हम जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा हम मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रोड विभव, समझिए इन बातों को। इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाएगा। तो देखिए, एक साइड में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है इस सेल अभिक्रिया में, और इस सेल अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने व इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने एवं इलेक्ट्रॉन
का ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव भी दो भागों में इसको भी बांटा गया है, एक है आक्सीकरण विभव और दूसरा है अपचयन विभव। इसे भी दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता है आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरे को कहा जाता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। एक को कहा जाता है आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरे को कहा जाता है अपचयन। यानी कि क्या हो रहा है? आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और अपचयन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यानी कि इसमें होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, और इस साइड में होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये हो गया इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है EOX द्वारा। आक्सीकरण विभव को प्रदर्शित किया जाता है EOX द्वारा और अपचयन विभव को प्रदर्शित किया जाता है RED द्वारा, यानी कि ई रिडक्शन। OX का मतलब है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और RED का मतलब है रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सेल विभव के बारे में, यानी कि सेल पोटेंशियल के बारे में। सेल विभव इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल पोटेंशियल। चलिए सेल विभव के बारे में जानिए। सेल विभव होता क्या है? तो विभव के अंतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। जो दोनों विभव है, एक है आक्सीकरण विभव और एक है अपचयन विभव। यह है आक्सीकरण विभव और एक है अपचयन विभव। दोनों के अंतर के कारण धारा प्रवाहित को ही कहा जाता है सेल विभव। यानी कि विभवों के अंतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। यही तो धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। दोनों के अंतर के कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को कहा जाता है सेल विभव और इसे प्रदर्शित किया जाता है ई सेल द्वारा। किसके द्वारा? ई सेल द्वारा। और ई सेल बराबर होता है ERED माइनस EOX, मतलब कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और यही क्या है? तो सेल विभव है। यही क्या है? तो सेल विभव है। ये क्या करता है? तो मापता है। यही गैल्वेनोमीटर है। यही जो है बताता है कि सेल क्या है, कितनी ई सेल कितना है, मतलब सेल विभव कितना है, इसमें से कितनी विद्युत धारा जो है आ रही है, इसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को तो मापता है ये गैल्वेनोमीटर। यही गैल्वेनोमीटर इसी विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। ठीक है ना, मतलब कि ये मान बताता है किसका? ई सेल का, न कि ई रिडक्शन या ई ऑक्सीडेशन का। ई रिडक्शन या ई ऑक्सीडेशन का मान नहीं बताएगा, किसी एक सेल का मान यह नहीं बताएगा, ये बताएगा पूरे सेल का मान, यानी कि ई सेल का मान बताएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बता रहा है 10 वोल्ट। कितना बता रहा है? 10 वोल्ट। तब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना? इसको जो है अंतर करने के लिए बहुत सारे मान हो सकते हैं, जैसे कि 80 माइनस 70 कर लें, इसका 80 हो जाए और इसका 70 हो जाए, तभी तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। ये कहें कि ये वाला जो है 100 वोल्ट है और ये वाला जो है 90 वोल्ट है, तो इसका भी मान जो है क्या होगा? 10 ही वोल्ट आएगा। या ये कर लें कि ये जो है 70 है और ये जो है 60 है, ये वाला 70 वोल्ट है और ये वाला बता रहा है 60 वोल्ट, तो भी तो इसका अंतर 10 ही आएगा। तो इनके मान के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, किससे?
ई सेल से इसके मान के बारे में पता नहीं चलेगा। इसको जानने के लिए हमें पढ़ना होगा SHE। क्या? तो SHE है ना। SHE के बारे में डिटेल्स जानकारी हम अगले लेक्चर में देंगे कि SHE क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। SHE क्या करेगा? तो इन अर्ध सेलों को मापेगा, अर्ध सेलों के मान के बताएगा। ये जो सेल विभव क्या करेगा? दोनों सेलों के अंतर को बताएगा, यानी कि ई सेल विभव है और ये क्या करेगा? दोनों के अंतर को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। उम्मीद है कि इतनी बातें जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेल विभव आप समझ लिए, अब समझिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर, किसी भी सांद्रता पर हो सकता है। सांद्रता निर्धारित नहीं है या दाब निर्धारित नहीं है तो इस स्थिति को बोला जाएगा सेल विभव। लेकिन एक मानक कंडीशन पे हो, मानक कंडीशन मान लेते हैं कि दाब जो है, प्रेशर जो है, इसके लिए 1 एटमॉस्फेयर है। क्या है? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 ATM है। इसके लिए प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक, इसके लिए जो आयतन है 1 मोल पर डेसियम क्यूब है। आयतन जो है 1 मोल पर डेसिमल क्यूब है। या इसके लिए दाब हो गया 1 एटमॉस्फेयर, आयतन हो गया ये। इसके लिए जो सांद्रता है वो क्या है? मानक है, निश्चित है। तो इन परिस्थितियों में यदि यह प्रक्रिया हो रही है तो उसी को बोल दिया जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का हो जाएगा। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, वह हो जाएगा दूसरा मानक अपचयन विभव। ये भी 2 प्रकार का होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। इसे प्रदर्शित किया जाएगा EOX नॉट द्वारा, EOX नॉट द्वारा। मतलब इसके ऊपर 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा नॉट, ठीक है ना, ई ऑक्सीडेशन नॉट। और इसे प्रदर्शित किया जाएगा ERED नॉट द्वारा, इसे प्रदर्शित किया जाएगा ERED नॉट द्वारा। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित किया जाता है E नॉट सेल द्वारा, E नॉट सेल द्वारा। तब इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के मानक जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसी को कहा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा E नॉट सेल इजकल टू E नॉट RED माइनस E नॉट OX। ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये मान आ जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इतनी बातें जो है आप लोगों ने समझ लिया। अब हम अगले पार्ट्स में जानेंगे कि इन अर्ध सेलों के मान हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो एक गैल्वेनोमीटर है पूरे सेल के मान को बताएगा, पूरे सेल को। तो किसी एक अर्ध सेल का मान, चाहे वो कौन सा हो, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल वाला हो या अपचयन अर्ध सेल वाला हो, किसी एक अर्ध सेल का मान हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे SHE के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स करते हैं आप लोगों को तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ रहे हैं। और
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस तरह का केमिस्ट्री शायद ही किसी चैनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरह से हम बता रहे हैं इसके हिसाब से आप लोग पढ़ते चलिए। अब जो है केवल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे या आप जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। हमारे वीडियो से जो है वहाँ पे नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत ही अच्छा हेल्प हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ खूब अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो क्या चीज़ होगा तो हो जाएगा SH यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।